नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हम समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने यानी AP में हमने बहुत सारे सवाल लगाए हैं, बहुत सारी क्लासेस कर रखी हैं। पॉसिबिलिटी है कि आज की क्लास समांतर श्रेणी की अंतिम क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी आपकी, ठीक, क्योंकि आज की क्लास में शायद सारे सवाल पूरे हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को लगाने के लिए आज की क्लास में हम मिल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं सीधे सवालों से। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़ा जाए सवाल को। क्या कह रहा है सवाल? दो समांतर श्रेणियों के पहले n पदों के योग इतने और इतने के अनुपात में है, तो उनके 11वें पदों का अनुपात क्या? देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आप लास्ट क्लास में लगा चुके हैं। पिछली वाली क्लास में ही आपने ऐसा क्वेश्चन लगाया था, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये वाला सवाल आपको क्या करना है, होमवर्क में अपने आप लगाना है। The sums of the first n terms of two arithmetic sequences are in ratio this, so find the ratio of their 11th term। उसमें देखिए, आप याद करिए, 8वें पदों का अनुपात आपने निकाला था। किसका निकाला था? 8वें पदों का अनुपात। जो लास्ट क्लास में जो सवाल आपने किया था, उसमें दो सीरीजेस दे रखी थी, उनके n पदों का अनुपात दे रखा, n पदों के योग का अनुपात दे रखा था, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दे रखा था। उससे आपको दोनों ही सीरीजेस के 8वें पदों का रेशियो निकालना था, यानी कि a + 7d और a1 + 7d1 और a2 + 7d2 का वैल्यू निकालना था। तो बिल्कुल जैसे वो सवाल था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये, कोई फर्क नहीं, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ आपके लिए, इसको आप लगाइए। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल क्या है। यदि संख्याएं a b c समांतर श्रेणी में हैं तथा a व b का समांतर माध्य p और b व c का समांतर माध्य q हो, तो सिद्ध कीजिए p व q का समांतर माध्य b होगा। चलिए ठीक, एक नई बात आ गई आपके सामने। यहाँ पर एक नया टर्म आपको मिला है इस सवाल में, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। क्या है वो? समांतर माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन। ठीक, सबसे पहला काम हम क्या करें, समांतर माध्य को समझ लें। समांतर माध्य क्या होता है, उसके बाद इस सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले क्या करें हम, समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन को हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है अर्थमेटिक मीन? देखिए समझिए, बहुत आसान सी चीज है। दो संख्याएं अगर आपको दे रखी हो, कोई भी a और b, x और y, कुछ भी दे रखी हो, दो संख्याओं के बीच में अगर कोई नंबर k ऐसा आ जाए कि a, k और b ये तीनों AP में हो जाए। क्या हो? AP में हो जाए। मतलब दो संख्याओं के बीच में अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसके आने से ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी बना लें, तो इसका मतलब बीच में आने वाली संख्या जो होगी वो अपने किनारे वाली दोनों संख्याओं का समांतर माध्य कही जाएगी। ठीक, अगर k कोई ऐसा नंबर हो जिसको a और b के बीच में रखने पर a, k और b AP में हो जाए, तो इस k को a और b का समांतर माध्य कहा जाएगा, या k को a और b का अर्थमेटिक मीन कहा जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी परिभाषा है। ऐसे ही ये बात केवल एक पे लागू नहीं होती है, कितनी भी हो सकती हैं। जैसे कोई भी दो संख्याएं a और b हैं, इसके बीच में कोई एक नंबर k ऐसा आ गया कि इसको k को बीच में रखने पर a, k और b AP में हो जाएं। किस में हो जाएं? R in AP में हो जाएं। दो संख्याओं के बीच में किसी भी एक ऐसी संख्या को इंट्रोड्यूस कर दीजिए जिसके आने पर के मत कहिए, कैपिटल A कहिए, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, AM से, तो A से। तो कहिए आप स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में
कोई एक ऐसी संख्या कैपिटल ए आ जाए जिसके आने से स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी ये तीनों एक लाइन में लिखने पर सीरीज एपी बनाए, तो ऐसे में आप इस कैपिटल ए को मतलब बीच में लिखी हुई संख्या को किनारे वाली संख्याओं का समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन कहेंगे। ये एक की बात आई। इसी तरीके से मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई दो नंबर्स ऐसे आ जाएं, A1 और A2 दो नंबर्स आ जाएं। ए और बी के बीच में कोई दो संख्या ऐसी आ जाएं A1 और A2 कि A1, A2 और B ये पूरी की पूरी AP हो, तो आप A1 और A2 को A और B के बीच में स्थित समांतर माध्य कहेंगे। ऐसे ही तीन संख्याएं भी हो सकती हैं, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में आने वाली ऐसी कितनी भी संख्याएं जो पूरी सीरीज AP बना दें, उन बीच वाली सारी संख्याओं को समांतर माध्य कहा जाएगा। अगर दो संख्याओं का केवल एक समांतर माध्य निकालना हो तो उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वापस आते हैं अपनी पुरानी बात पर। कोई ए और बी दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई कैपिटल ए एक ऐसी संख्या आ जाए जिसके आने से ए और बी मतलब ये जो है ये एपी बना ले, ये सीरीज कैसी हो जाए, समांतर श्रेणी हो जाए। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में एक कैपिटल ए ऐसा आ जाए कि ए और बी एपी बना ले, तो इस ए को ए और बी का समांतर माध्य कहा जाएगा और इसका फॉर्मूला होता है a = a + b/2। वैसे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए क्या है मामला ये है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरी बात को। मामला ये है कि a और b ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में मान लीजिए कोई नंबर कैपिटल ए ऐसा आ गया कि ये तीनों संख्याएं कैसी हो गई, एपी में हो गई। यही तो डेफिनेशन है समांतर माध्य की। समांतर माध्य की डेफिनेशन है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में कोई कैपिटल ए ऐसा आ जाए कि स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी मिलकर समांतर श्रेणी बना लें, तो इस कैपिटल ए को समांतर माध्य कहा जाएगा। अब इस समांतर माध्य कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एपी है ना, ये क्या होगा भैया, ठीक है, ये एपी है ना। अगर ये एपी है तो इसमें T2 - T1 = T3 - T2 होगा, A - A बराबर B माइनस कैपिटल ए होगा। कैपिटल ए को इधर ले आइए तो कैपिटल ए इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2A हो जाएगा, स्मॉल ए उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा A + B हो जाएगा, यानी कैपिटल ए बराबर कितना आ गया, A + B/2। बस यही फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का। किन्हीं भी दो संख्याओं A और B के बीच में अगर एक समांतर माध्य आपको निकालना हो तो A और B का समांतर माध्य जो A होगा वो किसके बराबर होगा, A + B/2। यानी किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़कर उनका आधा कर दीजिए, किन्हीं भी दो नंबर्स को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, उसका समांतर माध्य मिल जाएगा। ठीक, ये इतना सा फॉर्मूला है। किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य। कैसे मिल जाएगा वो प्रोसीजर आपको बताया गया है, इसी प्रोसीजर से आपको निकालना है। अब आ जाइए सवाल पे। जब दो संख्याओं के बीच में कई सारे समांतर माध्य निकालने होंगे तो सवाल आएगा तब बताया जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन में देखिए, क्या जो कहता जाए वो करते जाइए। सवाल में कहा गया यदि संख्याएं ABC समांतर श्रेणी में है, सबसे पहली बात तो क्या क्या दे रखा है, ABC are in AP। अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो इस बात की क्या कंडीशन होती है, T2 - T1 = T3 - T2, या बीच वाले का दोगुना बराबर किनारे वालों का योगफल, ऐसा भी लिख सकते हैं, T2 - T1 = T3 - T2। B को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2B = A + C, या B = हो जाएगा A + C/2। जैसी वैल्यू यूज करनी हो, कहीं पर इसकी जरूरत मतलब इस समीकरण से बात बन जाए तो इसको यूज करिए, इससे बात बन जाए इसको यूज करिए, इससे बात बन जाए इसको यूज करिए। तीनों ही केसेस हैं आपके सामने। पहली बात जो दे रखी थी ABC समांतर श्रेणी में है, ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ये होगा और ये होगा। भाई AB अगर AP में है तो T2 - T1 = T3 - T2, ये समांतर श्रेणी कंडीशन होती है, हमने अप्लाई कर दी, उससे ये इक्वेशन बन गई। ठीक, अगली बात पे आ जाइए। कहा गया A व B का समांतर माध्य P है। क्या कहा गया है,
ए व बी का समांतर माध्य P है, तो लिख लीजिए क्योंकि ए तथा बी का समांतर माध्य कितना दिया है? P। ठीक, ए और बी का समांतर माध्य P। अभी आपको बताया गया था कि दो संख्याओं का समांतर माध्य अगर निकालना है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दीजिए, यही तो बताया गया था। अभी कहा गया था कि ए और बी का समांतर माध्य अगर ए है तो ये ए किसके बराबर होता था? ए प्लस बी बाई 2। ए और बी का समांतर माध्य कितना? ए प्लस बी बाई 2, यानी ए और बी का समांतर माध्य अगर निकालना है तो ए प्लस बी बाई 2 करेंगे। तो ए और बी का समांतर माध्य जो कि P दे रखा है, फॉर्मूला कहता है कि ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2 होगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य निकालना हो तो आप ए प्लस बी उनको जोड़कर आधा कर दीजिए। ये बराबर किसके है? P के है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक, दूसरी बात क्या कही गई है? फिर से पुनः क्या कहा गया है? B और C का समांतर माध्य कितना है? B और C का समांतर माध्य कितना है? Q है। B और C का समांतर माध्य Q है। B और C का समांतर माध्य Q है। B और C का समांतर माध्य क्या होगा? B प्लस C बाई 2। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनको जोड़ के आधा करिए, बराबर किसके है? Q के। समीकरण नंबर 3 हो गया। सिद्ध क्या करना है? कहा गया सिद्ध कीजिए P व Q का समांतर माध्य B होगा। तो P और Q का समांतर माध्य निकालिए, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ P एंड Q निकालिए, वो B आना चाहिए। क्या निकालना है? P और Q का समांतर माध्य निकालना है हमको। P तथा Q का समांतर माध्य। P और Q का समांतर माध्य कितना होगा? P प्लस Q बाई 2। P और Q का समांतर माध्य B मत ले लीजिएगा। P और Q का समांतर माध्य B होगा, ये ऐसा प्रूव करना है हमको। तो P और Q का अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य हम निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर हमको B मिलना चाहिए। तो P और Q का समांतर माध्य P प्लस Q बाई 2 होगा फॉर्मूले से। P और Q की वैल्यूज हैं आपके पास। P का मान है A प्लस बी बाई 2 और Q का मान है B प्लस C बाई 2, तो रख दीजिए मान। P की जगह पर A प्लस बी बाई 2 ये हुआ P, प्लस Q की जगह पर B प्लस C बाई 2 और होल अपॉन ये वाला 2। P की जगह P की वैल्यू, Q की जगह Q की वैल्यू और अपॉन में ये वाला 2। सॉल्व कर लीजिए। दो ऊपर एलसीएम मिल जाएगा, वो एलसीएम खिसक के नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 2 2 जा। ऊपर हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस B प्लस C। कितना आ जाएगा? A प्लस C एक जगह कर लीजिए और B और B मिलके 2B हो जाएगा, ये एक जगह कर लीजिए, अपान में 4 बना रह दीजिए। समीकरण 1 के ऊपर वाली लाइन देखिए, A प्लस C की वैल्यू क्या है? 2B, तो A प्लस C की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2B। अब इसको यहां बिगाड़ दीजिए, इसको ऐसे, और इसको बनाइए समीकरण 1, जैसी जरूरत है उसे बना दीजिए। A प्लस C की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2B। फोर बी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, B। यही तो आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? P और Q का समांतर माध्य B होगा। तो P और Q का समांतर माध्य हमने निकाला, सॉल्व किया, लास्ट में क्या मिल गया? B। आया समझ में? बढ़िया सवाल है, लिख लीजिए इसको, फिर अगला लगाया जाए।
देखिए नेक्स्ट कहा गया 3 व 17 के बीच में n समांतर माध्य हैं तथा पहले व अंतिम समांतर माध्य का अनुपात इतना है, तो n का मान बताइए। देखिए अब इस बात को ध्यान इस सवाल को लगाने से पहले भी एक कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कहा गया 3 और 17 के बीच में n समांतर माध्य है। 3 और 17 दो संख्याएं हैं, ये है 3 और ये है 17। 3 और 17 के बीच में n समांतर माध्य है। समांतर माध्य को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। अगर एक है तो a से, कई हैं तो a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, जितने भी। 3 और 17 दो नंबर्स हैं और इन दो नंबर्स के बीच में हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, n समांतर माध्य इसमें डाले गए हैं। तो n समांतर माध्य का मतलब क्या है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। 3 और 17 के बीच में कितने डाले गए हैं, n समांतर माध्य। n समांतर माध्य का मतलब क्या, पहला समांतर माध्य पद होगा, अरिथमेटिक मीन होगा a1, दूसरा a2, तीसरा a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन, कितने an। और ये सारे के सारे पड़े हैं 3 और 17 के बीच में, यानी इनकी रेंज है 3 और 17। समांतर माध्य की डेफिनेशन क्या होती है, समांतर माध्य की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा टर्म जो दो नंबर्स के बीच में आकर उस पूरी सीरीज को एपी बना दे, यही तो होता है समांतर अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन। कोई भी ऐसा टर्म जो दो नंबर्स के बीच में आकर पूरी सीरीज को एपी बना दे, वो टर्म एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, सीरीज एपी बननी चाहिए। क्योंकि a1 a2 a3 एंड सो ऑन an जो n है, क्योंकि ये समांतर माध्य हैं, इसका मतलब 3 और 17 के बीच में, इसका मतलब 3 और 17 के बीच में जब इनको रखा जाएगा तो ये सीरीज, अरे यार इसका मतलब 3 और 17 के बीच में जब इनको रखा जाएगा तो ये सीरीज जो होगी ये कैसी बन जाएगी, एपी में। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इस पे बहुत सारे सवाल होंगे और जो सवाल हैं वो सारे लगाने, इसमें एक आध सवाल आपको मिलेंगे, बाकी आप अपनी एक्सरसाइज से लगाइएगा, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक। यहां पर क्या था, 3 और 17 के बीच में n समांतर माध्य पद रखे गए हैं। अरे तीन और 17 के बीच में n समांतर माध्य पद रखे गए हैं। n समांतर माध्य पद रखेंगे तो समांतर माध्य पद की डेफिनेशन क्या होती है, अरिथमेटिक मीन टर्म्स की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी ऐसा पद जो दो संख्याओं के बीच में आकर सीरीज एपी बना दे उसको समांतर माध्य कहते हैं। वो पद एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर क्योंकि 17 n समांतर माध्य पद रखे गए हैं तो इसका मतलब वो n के n अरिथमेटिक मीन्स को जब हम 3 और 17 के बीच में रखेंगे तो डेफिनेशन से ये पूरी सीरीज जो होगी ये कैसी होगी, एपी। क्यों एपी होगी, क्योंकि a1 से लगाकर an तक जो है ये अरिथमेटिक मीन है और अरिथमेटिक मीन किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आकर सीरीज को एपी बना देते हैं, ठीक है। यही डेफिनेशन होती है इसकी। तो इस कॉन्सेप्ट में हम इस सवाल को लगाएंगे। n समांतर माध्य पद रखने हैं तो हम n समांतर माध्य पद कौन कौन से मान लेंगे, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। उसके बाद जैसा सवाल कहता जाएगा वैसे हम करते जाएंगे। आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले मान ही लीजिए, यही n समांतर माध्य पद है तो मान लीजिए, माना n समांतर माध्य पद क्रमशः a1 a2 a3 एंड सो ऑन an है। अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हैं तो डेफिनेशन इनकी कहती है कि 3, a1,
कामा A2 एंड सो ऑन AN और कामा 17, ये सीरीज कैसी होगी? AP होगी। बात यहां तक समझ में आई? अगर ये n समांतर अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य की परिभाषा कहती है कि समांतर माध्य 3 और 17 के बीच में जब रखे जाएंगे तो पूरी सीरीज जो होगी वो AP बन जाएगी। बात क्लियर? अब अगर ये AP है तो इस AP में देखिए, ध्यान से समझिएगा, आप क्या क्या जानते हैं। इस समांतर श्रेणी, इस AP का प्रथम पद क्या होगा? जिसको आप स्मॉल a कहते हैं, क्या होगा? 3 होगा। इसका अंतिम, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको अपनी अपनी बुक्स में मिलेंगे, इसीलिए एक क्वेश्चन इसमें है, इसको मैं लगवाऊंगा, इसको बेस बनाकर आप कितने भी क्वेश्चंस लगा लीजिए। प्रथम पद ए है, अंतिम पद इसका कितना होगा? 17। सबसे महत्वपूर्ण चीज, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे? पदों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि स्मॉल n यूज हो चुका है, इसलिए पदों की संख्या क्या कह देंगे? कैपिटल। इस पूरी सीरीज में टोटल पद कितने हैं? n तो समांतर माध्य पद आपने रखे हैं और 2 पहले से हैं, 1 और 2, तो n ये और 2 और टोटल कितने हो गए? n+2। पदों की संख्या कितनी है? n+2। ठीक, तो अब पहले और अंतिम समांतर माध्य पद का अनुपात दिया है आपको, यानी A1 और AN का रेशियो दे रखा है। तो A1 और AN का रेशियो अगर आपको दे रखा तो ये यूज करना पड़ेगा। A1 और AN का रेशियो यूज करने के लिए ध्यान से समझिएगा, A1 क्या है? इस पूरी समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। तो अगर इस AP का सेकेंड टर्म आप निकाल लीजिए तो वही A1 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको D चाहिए होगा। भाई इस हमको क्या दे रखा है इधर देखिए रफ पे, हमसे कहा गया पहले और अंतिम समांतर माध्य पद का अनुपात। पहले यानी A1 और अंतिम यानी AN। पहले और अंतिम, पहले यानी कि A1 और अंतिम यानी कि AN। पहले और अंतिम का अनुपात दे रखा है 3:1 और यहां से हमको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये दे रखा है, n की वैल्यू निकालने के लिए ये दे रखा है, इसको यूज करके n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यूज करने के लिए A1 और AN निकालना पड़ेगा। A1 क्या है? पहला समांतर माध्य पद है, लेकिन सीरीज का दूसरा पद है। AP का दूसरा पद अगर आप निकाल लें तो आपको A1 मिल जाएगा। AP का दूसरा पद में यानी कि T2, और T2 का मतलब A+2 - 1 × D, यही तो। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? D। हमारे पास A है, L है, पदों की संख्या है, लेकिन D नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहले D निकाल लें। कैसे निकालेंगे D? बिल्कुल वैसे ही जैसे अंतिम पद हमारे पास है और पदों की संख्या हमारे पास है। तो अगर पदों की संख्या मालूम है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही लास्ट टर्म आपका होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वही आपका लास्ट टर्म होगा। तो क्योंकि पदों की संख्या n+2 है तो n+2वां पद ही अंतिम पद होगा। क्योंकि Tn = क्या होगा? L। पदों की संख्या टोटल n है तो nवां पद यानी Tn जो होगा वही क्या होगा? अंतिम पद होगा। ये बातें हम खूब डिस्कस कर चुके हैं। Tn = n। अच्छा, Tn का मतलब क्या होगा? A+n-1 × D, और L कितना है? 17। कैपिटल N कितना है? n+2। यानी क्या हो जाएगा? A+n+2 - 1 × D, नहीं, A भी मालूम है हमको, A कितना है? 3 और = 17, यानी ये हो जाएगा n+1 × D = 17 में से 3 चला गया, 14 3 17,
यानी d इक्वल टू आ गया 14/n+1, 14/n+1, ये d की वैल्यू होगी। ठीक, d निकल आया हमारा। अब d निकल आया, यहां तक कहानी सारी समझ में आ गई होगी। 3 और 17 के बीच में n समांतर माध्य पद डालने थे, तो 3 और 17 के बीच में n समांतर माध्य पद हमने डाल लिए। सीरीज एपी हो गई। सीरीज का पहला पद पता, आखिरी पद पता, पदों की संख्या 2 ये और n बीच में डाले हमने, n+2 हो गई। क्योंकि टोटल पद n+2 हैं तो n+2वां पद जो होगा वही लास्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को लगाकर हमने d की वैल्यू निकाल ली। अब हमको जो दे रखा है, हमसे कहा गया पहला और अंतिम समांतर माध्य पद का अनुपात दे रखा है, तो पहला समांतर माध्य पद हम निकाल लें और अंतिम समांतर माध्य पद निकाल लें। तो देखते जाइए, लिखेंगे इसलिए a1 बराबर, ध्यान से देखिए, पहला समांतर माध्य पद a1 बराबर कितना होगा भाई? a1 जो है वो क्या है, ध्यान से देखिए, a1 जो है इस AP का दूसरा पद है कि नहीं है? a1 समांतर माध्य पद पहला है, लेकिन AP का दूसरा पद है, और AP का दूसरा पद जो होगा a1 जो होगा वो किसके बराबर है? T2 के बराबर है कि नहीं? a1 जो है ये अगर सीरीज AP है तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये ऐसे है। तो अगर ये ऐसा है तो फिर a1 जो है ये T2 के बराबर है, तो a1 बराबर T2 है। इसका मतलब, और T2 क्या होता है? a+2 - 1 × d, और इसका मतलब क्या हो गया? a1 बराबर कितना आ गया? a+2 - 1 × d, दैट इज d। वैल्यू रख दीजिए। a का मतलब कितना? 3, d का मतलब 14/n+1। सॉल्व कर लीजिए। 3n + 3 + 14/n+1, 3n + 17/n+1, ये a1 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन कोई नहीं बनी, पहला बन गया। फिर क्या, कौन सा निकालना है? n1, मतलब अंतिम समांतर माध्य। अंतिम समांतर माध्य कौन सा है? an। तो an कितना होगा? देखिए a1 जब आपने निकाला तो a+1d आया। ठीक, अच्छा ऐसे a2 निकाल के देख लीजिए, a2 कितना होगा? a2 जो a1 T2 के बराबर है, तो a2 T3 के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? a2 जो है वो क्या है? इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो a2 जो होगा वो T3 होगा, और a2 अगर T3 होगा तो कितना होगा? a+3 - 1 × d, यानी a+2d। तो जब हमने a1 निकाला तो a+1d आया, जब हमने a2 निकाला तो a+2d आया। तो ऐसे जब हम a3 निकालेंगे तो a+3d आएगा, a4 निकालेंगे तो a+4d आएगा। तो हम an निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? a+nd आ जाएगा। ठीक, वैल्यू रख दीजिए फिर से। 3 + nd का मतलब 14/n+1, 3n + 3 + 14n/n+1, 17n + 3/n+1, ये आपका आ गया an। a1 यानी पहला और an यानी अंतिम, ये निकाल लिया हमने। अब जो सवाल ने दिया है वो यूज कर लीजिए, लिखिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है पहले और अंतिम का अनुपात a1/an, रेशियो जो दे रखा है वो दिया है 3:1। a1 का मतलब है 3n + 17/n+1 होल अपॉन an का मतलब है 17n + 3/n+1 और इज इक्वल टू है 3/1। ये n+1 से n+1 चला गया। ठीक, थ्री n + 17 अपॉन 17n + 17 + 3
इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3n प्लस 17 इज इक्वल टू 51n प्लस 3×3 9। 3n उधर चला जाएगा, 51 में से 3 चला जाएगा, 48 बचेगा। ये इधर आ जाएगा 9 और 8 17। आठ छंग n की वैल्यू 1/6 आ रही है। 1/6 क्या आ सकती है? पहले और अंतिम का अनुपात 3:1 है। पहले सत्रह 51 1/6 आ रहा है, लेकिन आना तो चाहिए 6। 1/6 तो नहीं आएगा। क्या हुआ है? 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य पद हैं। पहले व अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 3:1 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सवाल को। माना n समांतर माध्य पद हैं, क्रमशः a1 a2 एंड सो ऑन। 3 और 17 के बीच में रख दिया गया। पहला पद a हो गया, आखिरी पद 17 हो गया, पदों की संख्या n+2 हो गई। n+2 वहां पर लास्ट हो गया, तो a प्लस n माइनस 1 टू डी इक्वल टू 17 हो गया। तो a का मतलब 3 प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17। 3 उधर चला गया, तो 17 में से 3 चला गया, 17 में से 3 चला गया, 14 बचा। n+2 माइनस 1 इंटू डी, n+1 इंटू डी, यानी कि ये n+1 बचा, n+1 नीचे चला गया, 14/n+1 डी का मान सही आया। a1 a प्लस डी हो जाएगा, a यानी 3 प्लस डी मतलब 14/n+1। 3n प्लस 3 प्लस 14 अपॉन n+1, यानी 3n प्लस 17 अपॉन n+1। ठीक, a प्लस एन डी मतलब 3 प्लस n इंटू डी का मतलब 14/n+1। सही तो है यार, d आपका 14/n+1 हो गया। एलसीएम लेंगे, 3n प्लस 3 प्लस 14n, 14 3 17n प्लस 3/n+1। सब तो सही है। तो प्रश्नानुसार पहले और अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 3:1 है। पहला बटे अंतिम यानी कि a1/n इक्वल टू 3/1। पहला मतलब 3n प्लस 17/n+1 बटे ये मतलब 17n प्लस 3/n+1 इज इक्वल टू 3/1 है। ये n से n कट गया, 3n प्लस 17/17 n प्लस 3 हो गया, और इज इक्वल टू में 3n प्लस 17/17 n प्लस ये हो गया। तो 1 से गुणा होगा 3n प्लस 17, ये हो गया 17 51 n प्लस 3 9। तो ये आ जाएगा, उधर चला जाएगा 48n, इधर चला जाएगा 9 8 17। तो n बराबर 8/48, n बराबर 1/6 इसमें से आ रहा है। देखिए इस सवाल को लिख लीजिए, लगाइए आप। इस सवाल में कुछ पता नहीं मिस्टेक है क्या है, या कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में चीज़ मिस हो रही। एक बार फिर से पूरा देख लिया है मैंने, फिर भी कहीं पे कुछ मिला नहीं है। n की वैल्यू 1/6 तो नहीं आ सकती है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि n जो है आपके अर्थमेटिक मीन्स हैं, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स हैं n, तो ये 1/6 तो नहीं हो सकते। n इक्वल टू 6 आंसर आना चाहिए।
मैंने एक बार इसको क्रॉस चेक किया है, कहीं पर कुछ मिला नहीं है, एक बार आप फिर से चेक करिएगा, आप भी चेक करिएगा, देखिएगा कुछ है नहीं, थोड़ा सा कहीं पे कुछ या तो मिस्टेक इसमें हुई है या फिर कहीं सवाल में कुछ है। लेकिन n इक्वल टू कुल मिलाकर 6 आंसर आएगा, 1/6 नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन 1/6 आ रहा है। तो ठीक है, इस सवाल को एक बार देखिएगा, लगाइएगा, मतलब मिलाइएगा, मैं भी इसको देखूंगा, जो भी इसमें करेक्शन होगा वो करवाया जाएगा, एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। a+nd, चलो एक क्वेश्चन फिलहाल कोई और देखते हैं, इसको फिलहाल आप देखिएगा, चेक करिएगा, एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए कोई। ठीक, इस सवाल को एक सवाल देख लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या है। कहा गया यदि x y z समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि x + 2y - z और 2y + z - x, z + x - y, मतलब कुछ भी दे रखा है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीन पर है आपके अगला सवाल। यदि x y z समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि x + 2y - z, मतलब ये एक चीज दे रखी, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो जो दे रखा है पहले उसको यूज कर लिए। कहा गया x y z समांतर श्रेणी में है, तो लिखिए गिवन x y z आर इन एपी। एक्स वाई जेड आपको समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, एक्स वाई जेड आर इन एपी हो गया। अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो क्या होगा, T2 - T1 बराबर T3 - T2 होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बीच वाले का दोगुना बराबर किनारे वालों का योगफल। बीच वाले का दोगुना बराबर किनारे वालों का योगफल, यही एपी कंडीशन होती है। एक इक्वेशन नंबर 1। अब आपको कुछ सिद्ध करना, इतना बराबर इतना सिद्ध करना, तो जो प्रूव करना उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x + 2y - z, दूसरा है 2y + z - x, और तीसरा है z + x - y इज इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है। देखिए हर ब्रैकेट में जो वैल्यू यहां से आसानी से आप यूज कर सकते हो, कहीं पर x + z की जगह पर अगर वैल्यू ये रख सकते हो तो ये रख दीजिए, या कहीं पर इसकी जगह पर ये रख सकते हो तो ये रख दीजिए, जो भी आसानी से मिल जाए। तो देखिए यहाँ x और z को तो एक साथ ले नहीं सकते हैं, क्योंकि x - z है, हमारे पास x + z की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, x ऐसे ही रहा, प्लस 2y की जगह हम लिख देंगे x + z, ये वैल्यू हमने यूज की, -z, ये सवाल का। दूसरे ब्रैकेट में फिर 2y की जगह पर हम लिख देंगे x + z, ये वैल्यू हमने यूज की, किसकी जगह पे, इसकी जगह पर, प्लस z - x ऐसे ही रहेगा। यहां पर हम z + x + z की जगह पर रख देंगे 2y, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 2y, यानी ये वैल्यू हमने यूज की है, माइनस का y ऐसे ही रहेगा। जो मार्क्ड हैं येलो कलर से, इसकी जगह पर ये वैल्यू हमने रखी, इसकी जगह पर ये रखी, इसकी जगह पर ये रखी, ये इसका मतलब है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, देखिए जो कैंसिल हो रहे हो कैंसिल कर दीजिए। कौन कैंसिल होगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे, छोटी बाद में लिखेंगे इसको, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, x और x मिलके हो जाएगा 2x एक ब्रैकेट में, z और z मिलके हो जाएगा 2z दूसरे ब्रैकेट में, और 2y में से y चला जाएगा तो y बचेगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, x y z, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। ठीक, इस सवाल को लिख लीजिए।
अगला सवाल देखें क्या है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, ऐसा दे रखा है और ऐसा प्रूफ करना है। तो देखिए, इस सवाल में क्या करिए, जो दिया हुआ है उसको हम प्रूफ करेंगे और जो प्रूफ करना है उसको हम मान लेंगे। हमसे कहा गया ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो प्रूफ करिए ये और ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये और ये समांतर श्रेणी में है और ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे, ऐसा प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी आर इन एपी। ठीक, हमने मान लिया कि ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो एपी की कंडीशन लगा दीजिए इस पे। इसलिए एपी की कंडीशन क्या होगी, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मतलब क्या है, C प्लस ए माइनस बी प्लस T2 का मतलब है C प्लस ए माइनस बी प्लस सी और T3 का मतलब है ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए। देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी माइनस ए। क्या करेंगे, देखिए C से C कैंसिल, यहाँ पर C था ध्यान रखिएगा, और ये A से A कैंसिल। क्या बचा, A माइनस बी और बराबर B माइनस सी। इसमें B को एक तरफ कर दीजिए, C को एक तरफ कर दीजिए, AC को एक तरफ कर दीजिए। B उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2B, और ये क्या हो जाएगा A प्लस सी। ये किस बात की कंडीशन होती है, किसी भी संख्या का दोगुना किन्हीं दो संख्याओं के योग के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, implies that b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। दो संख्याओं के जोड़ का आधा जो होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य होता है। भाई a और c को जोड़कर आधा करने पर अगर कुछ मिल रहा है तो वो जो मिला है वो a और c का समांतर माध्य होगा, और a और c का समांतर माध्य अगर होगा तो उसको a और c के बीच में रखने पर ap बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज a और c जो है इसका समांतर माध्य b है। इस बात का मतलब है a और c का समांतर माध्य b है, और a और c का समांतर माध्य अगर b है तो a b c कैसे होंगे, r इन AP। आया समझ में, लिख लीजिए इसको। अगला सवाल है, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे यदि ए बी प्लस बी सी प्लस ए बराबर 0। चलिए अब ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रोका जाता है और बाकी के सवाल आपको अगली क्लास में लगवाए जाएंगे। कुछ 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, 3-4-5 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो अगली क्लास में लगवा दिए जाएंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।